नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी बुक की इस सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ। हिस्ट्री सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे दोस्तों। और इसके पहले मैं लगातार वीडियो आपको दे रहा हूँ और हिस्ट्री सब्जेक्ट के 4 वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, 5 वीडियो दे चुका हूँ, जिसमें 4th चैप्टर के दोस्तों पार्ट ए पार्ट बी 2 पार्ट में वीडियो बनाया था। और इसी सीरीज में मैं आज आपके लिए 5th चैप्टर लेकर के आया हूँ। इस चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में। तो देखेंगे दोस्तों इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी होती है, क्या महत्वपूर्ण कंटेंट होते हैं जो आपके सीटेट या किसी स्टेट टेट एग्ज़ाम की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हो, मैं जो सीरीज चला रहा हूँ वो विशेषकर उन दोस्तों के लिए महत्वपूर्ण होंगी जो सीटेट या स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। और मैं एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ, जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उसको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 5th चैप्टर एनसीईआरटी की बुक हिस्ट्री सब्जेक्ट क्लास 6 की। तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी है दोस्तों, इसको सबसे पहले पढ़ते हैं। चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। तो कौन पहुंचना चाहता था दोस्तों? शंकरन के नाना नानी। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो देखो दोस्तों, उसके नाना क्या कह रहे हैं? अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं, यानी कि जो शासक होंगे, जो शासन करने वाले हैं, जो वहाँ का शासन प्रशासन चलाएंगे, उनका चुनाव करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों। कुछ लोग शासक कैसे बने, तो जो बहुत साल पहले शासक बने दोस्तों, उसके बारे में ही आज हम हिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। 50 वर्ष लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, पर लगभग 50 साल से अधिक का समय हो गया जब से हम अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले। तो देखो दोस्तों, लगभग 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित किया। तो देखो दोस्तों, लगभग 3000 साल पहले जो राजा बनना चाहता था, उन लोगों ने क्या किया? बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया और उस आयोजन करके उसमें उन्होंने कुछ शर्तें रखी होंगी ताकि वो राजा बन सकें, राजा का प्रतिष्ठित रूप ले सकें वो। तो दोस्त देखते हैं कौन सा यज्ञ हो रहा होगा सब। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। तो अश्वमेध यज्ञ उस समय का एक ऐसा ही आयोजन हुआ करता था जिस यज्ञ को राजा बनने के लिए या राजा द्वारा आयोजित किया जाता था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों को और लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचार के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ के अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। तो देखो दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ के बाद एक घोड़ा छोड़ा जाता था और उस घोड़े की देखरेख के लिए कुछ राजा के लोग होते थे जो घोड़े के पीछे पीछे जाते थे। और जो भी राजा इस घोड़े को पकड़ता था, उस राजा को घोड़े को छोड़े हुए राजा से युद्ध करनी पड़ती थी। और अगर वो घोड़ा जहाँ तक जाता था, किसी ने नहीं पकड़ा, तो वहाँ तक का क्षेत्र जो है जिस राजा ने घोड़े छोड़ा है उसके अधीन हो जाता था वो सभी क्षेत्र। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो उनका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है। देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर घोड़ा नहीं पकड़ा, आपके क्षेत्र से निकल गया घोड़ा, तो आपसे ज़्यादा शक्तिशाली घोड़ा छोड़ने वाला राजा माना जाता था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ अविशिष्ट पुरोहितों द्वारा सम्मानित किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहार से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा
उसके लिए उपहार लाते थे। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जैसा बताया गया कि घोड़ा जो होता था यज्ञ के बाद नहीं छोड़ा जाता था, घोड़ा यज्ञ के पहले छोड़ा जाता था, ऐसा एनसीईआरटी की इस बुक में लिखा हुआ है। जैसा मैं भी आपको पढ़ के बताया कि जब घोड़ा यज्ञ के पहले छोड़ा जाता था और जिस क्षेत्र से घोड़ा निकल के जाता था वहाँ के अगर राजा या लोग घोड़े को नहीं पकड़ते थे तो उनको यज्ञ में आने के लिए निमंत्रण भेजा जाता था और वो आगे आते थे और उस राजा के लिए कुछ न कुछ उपहार भी लेकर के आते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था, उसे राज सिंहासन या बाग की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। तो देखो दोस्तों, जो मुख्य राजा जो यज्ञ करने वाला राजा होता था उसे राज सिंहासन पर बैठाया जा रहा है या फिर बाघ की खाल पर बैठाया जा रहा है। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। देखो दोस्तों, जो राजा का सारथी होता था और राजा के गुणों विजय जो राजा जीतते थे उनका गुणगान किया करता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उनकी रानियों एवं पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। तो देखो दोस्तों, वहाँ पे जहाँ पे यज्ञ किया जा रहा है, जिस राजा के द्वारा यज्ञ किया जाता था उस समय, आज के बहुत साल पहले, जो अश्वमेध यज्ञ के नाम से जाना जाता था, उसमें उस राजा के परिवार के ही लोग शामिल होते थे। उसमें भी राजा अलग से करता था और उनके परिवार के जो बच्चे होते थे, बीवियाँ होती थी, वो अलग से करते थे। अन्य आए हुए सभी जो है आप कह सकते हो जो गेस्ट हुआ करते थे, जो मेहमान हुआ करते थे, वो सिर्फ बैठकर देखा करते थे। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल से छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। ठीक दोस्तों, जो विष या वैश्य समाज के लोग थे वो उपहार लेकर के आते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो जैसा कि एनसीईआरटी बुक में लिखा है दोस्तों, जो शूद्र हुआ करते थे, जिन्हें शूद्र माना जाता था उस समय, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल होने भी नहीं दिया जाता था। आगे देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के बारे में एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है। उस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण यानी कि सबसे पहले दोस्तों ऋग्वेद का निर्माण हुआ था और ऋग्वेद के बाद जितने भी ग्रंथों का निर्माण हुआ उन ग्रंथों को उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया, क्योंकि सबसे पुराना ऋग्वेद और सबसे पहले रचा जाने वाला वेद, लिखा जाने वाला वेद ऋग्वेद था। और इसके बाद जितने भी वेद लिखे गए उन सभी वेदों को क्या कहा गया दोस्तों? उत्तर वैदिक ग्रंथ के नाम से जाना जाता है इन सभी ग्रंथों को। ऋग्वेद के बाद रचे जाने वाले ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं दोस्तों सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज के कई समूह थे, जिसमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। तो देख रहे हो दोस्तों, जब इन सभी वेदों का निर्माण किया गया तो कुछ न कुछ सोच करके निर्माण किया गया था और सभी वेदों के अलग अलग से महत्व हैं। और दूसरे पैराग्राफ में आप देख रहे हैं अलग अलग धर्मों, अलग अलग कामों के बारे में बताया गया है। जो अलग अलग काम करने वाले उनकी स्थिति किस प्रकार से थी। और आगे देखते हैं दोस्तों, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। तो देखो दोस्तों, पुरोहितों ने
लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहा जाता है। जो 4 वर्ण कहलाते हैं दोस्तों वही हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए थे। पहला वर्ण जो था दोस्तों वो ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। तो देखो दोस्तों, जो ब्राह्मण थे उनका काम लगभग पूजा पाठ से संबंधित था। अध्ययन अध्यापन यानी शिक्षा देने, यज्ञ करने, पूजा पाठ आदि से संबंधित किया गया था, और जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था दोस्तों। दूसरा स्थान शासकों का था जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विश्व या वैश्य आते थे दोस्तों। इसमें विश्व या वैश्य के अंतर्गत कृषक, पशुपालक, व्यापारी यानी कि दोस्तों या तो खेती किसानी करने वाले लोग थे या तो व्यापार करने वाले लोग वैश्य या विश्व के तीसरे चरण में शामिल थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। तो यहाँ देखो दोस्तों, जो ब्राह्मण हुआ करते थे उनको वो यज्ञ करते थे और यज्ञ करवाते थे दोस्तों, मतलब यानी कि पूजा पाठ करते थे। और क्षत्रिय वैश्य यज्ञ में शामिल हो सकते थे। यज्ञ में शामिल होने का इनको अधिकार था। और वर्णों के अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। देखो दोस्तों, तो यहाँ पे तीनों वर्णों की सेवा करना था इनका काम। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। औरतों को भी शूद्र के समान माना जाता था। तो उस समय दोस्तों औरतों को भी शूद्र के समान माना जाता था और इन्हें भी यज्ञों में शामिल होने का अधिकार नहीं था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेद के अध्ययन का अधिकार नहीं था दोस्तों। तो जैसा मैं बताया कि यज्ञ में शामिल होने का अधिकार ऐसा नहीं था, वेद पढ़ने का अधिकार इनको नहीं था। और हो सकता है दोस्तों कि इनको यज्ञ में भी शामिल होने का अधिकार ना रहा हो, ऐसा एनसीईआरटी बुक में लिखा है। आगे देखते हैं। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। जो पुरोहित थे दोस्तों वो जन्म के आधार पर इनका निर्धारण किया करते थे। जिसका जिस कुल में जन्म हुआ है उसका उस हिसाब से उस वर्णों के हिसाब से उनका काम होगा। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही उनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारित सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोग ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत ही सीमित हुआ करता था। ये दोस्तों 3000 साल पहले की बात है, जब ऐसा किया गया होगा, जब ऐसा समय रहा होगा, उस समय पुरोहितों द्वारा धर्मों का जब निर्धारण किया गया था। आप इस इमेज को देखो दोस्तों, इस इमेज को देखो और इसके बारे में पढ़ते हैं। चित्रित भूसर पात्र। चित्रित जो भूसर पात्र है, इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। ये उस समय की बात है दोस्तों जब इन सब पात्रों, इन बर्तनों का प्रयोग किया जाता रहा होगा। अब हम पढ़ते हैं जनपद के बारे में। महायज्ञों को कराने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर के जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह, ठीक दोस्तों, जहाँ पे बहुत सारे लोग बसते थे उस स्थान को जनपद कहा जाता था और जन के बसने की जगह को जनपद कहा जाता था। कुछ महत्वपूर्ण जनपद चित्र
4 पृष्ठ 49 में दिखाए गए हैं, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। आगे देखते हैं, पुरातत्वविद मतलब जो इतिहास के बारे में जो खोज करते हैं दोस्तों, जो पुरानी चीज़ों के बारे में रिसर्च करते हैं, पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर तथा और एटा के पास अंतरजिखेड़ा इनमें प्रमुख है। ये कुछ स्थानों की खुदाई की गई थी दोस्तों पुरातत्वविदों द्वारा। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाया करते थे। तो देखो दोस्तों, जो पुरातत्वविदों द्वारा कितनी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की गई है और कहाँ कहाँ पर खुदाई हुई, जिसमें से महत्वपूर्ण दिल्ली का पुराना किला है, उत्तर प्रदेश में एक जगह है मेरठ के पास हस्तिनापुर, और उत्तर प्रदेश में ही एटा के पास है अंतरजीखेड़ा। ठीक दोस्तों, इन जगहों पर खुदाई की गई थी। आगे देखते हैं, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इसमें कुछ भूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। तो ये जो देख रहे हो दोस्तों, ये भूसर आकार का जो है बर्तन है और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित भूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इन नाम से स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। तो देखो दोस्तों, ये आपको यहाँ पे आकृति भी कुछ दिख रही होगी। तो इस तरीके से ये यहाँ पे बताया गया है कि इन आकृतियों से एक अनुमान लगाया जाता है कि ये रेखाएं ज्यामितीय आकृति, सरल रेखाएं एवं ज्यामितीय आकृति के रूप में ये हैं। अब दोस्तों देखते हैं महाजनपद। अभी हमने जनपद के बारे में देखा, जहाँ पे जन रहते थे, जहाँ पे लोग रहते थे, उसे जनपद कहते हैं। अब महाजनपद देखते हैं, तो जब महाजनपद किसे कहते हैं, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। तो जो जनपद हुआ करते थे, जनपद ही जब बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए दोस्तों, तो उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। और ये घटना तब की है, आज लगभग 2500 साल पहले की घटना है। कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है चित्र 4 में। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इसके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, उसको सुरक्षित रखने के लिए, ताकि कोई दूसरा राजा वहाँ पे आक्रमण ना कर दे या कुछ और गड़बड़ ना हो। इस वजह से दोस्तों वहाँ पे चारदीवारी या घेरा जाता रहा होगा। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानियों के चारों ओर विशाल, ऊंचे और प्रभावशाली दीवार खड़ा कर अपनी समृद्धि और शक्ति का भी प्रदर्शन करते थे। तो देखो दोस्तों, कितने पहले से राजा कितने दूरदर्शी हुआ करते थे कि ताकि कोई बाहर से कोई आक्रमण ना कर दे, दूसरे महाजनपद का राजा आक्रमण ना कर दे, इसलिए पहले से उसको चारों तरफ से घेर के रखो, किलेबंदी करके रखना चाहिए। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी और लाखों की संख्या में ईंट तथा पत्थर का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता भी पड़ी होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्के के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों, राजा जो है जब महाजनपद हो गया, तो महाजनपद के समय में राजा जो है सिपाहियों को नियमित वेतन देकर उनको रखने लगे थे, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने किले की सुरक्षा के लिए, अपने महाजनपद की सुरक्षा के लिए। ठीक दोस्तों, और उन्हें जो है भुगतान के रूप में आहत सिक्के दिया करते थे। ठीक दोस्तों,
अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो महाजनपद थे उनके कुछ चित्र दिखाते हैं। तो एक बार आप दोस्तों इस इमेज को अच्छे से देखो, उसके बाद हम आपको इस इमेज को बड़ा करके एक एक स्थान को अच्छे से मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो दोस्तों, ये जो है ये भारत का मानचित्र है। भारत का मानचित्र उसी के साथ लगा हुआ वर्तमान पाकिस्तान का भी मैप है दोस्तों। तो ये भारत का मैप हो गया दोस्तों, और ये इधर पाकिस्तान का मैप है। अब मैं आपको ये जूम करके दिखाता हूँ दोस्तों, उसके बाद एक एक स्थान के बारे में आप अच्छे से समझेंगे दोस्तों। ये आप गंधार देख रहे हैं। गंधार जो है दोस्तों ये कश्मीर के क्षेत्र में है दोस्तों, उत्तरी भारत के क्षेत्र में है। और ये झेलम नदी है, चिनाब नदी, ब्यास नदी और रावी नदी, सतलज नदी दोस्तों, और यहाँ से ये सिंधु नदी आ रही है। और ये काबुल नदी है दोस्तों, काबुल नदी जो अफ़गानिस्तान में पड़ती है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, कुरु एक क्षेत्र है जो यमुना नदी के किनारे पड़ रहा है। और हस्तिनापुर जो भी आपने देखा दोस्तों, ये मेरठ के क्षेत्र में पड़ रहा है। पंचाल, यहाँ पे कौशल भी है दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वैशाली जो बिहार में पड़ रहा है दोस्तों, ये भी एक महाजनपद हुआ करता था। मगध महाजनपद दोस्तों ये भी है। और कौशाम्बी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। अवंती, उज्जैन जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है दोस्तों। उज्जैन के नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है। तो इस तरीके से जो महत्वपूर्ण जनपद और महाजनपद हुआ करते थे दोस्तों, ये इस इमेज में आपको दिखाया। तो दोस्तों ये जो है महत्वपूर्ण जनपद हैं और महाजनपद हैं। अब आगे देखते हैं इस बुक में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं दोस्तों। अब आप यहाँ पे देखो, कौशाम्बी जिले की दीवार, जो कौशाम्बी वर्तमान उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, कौशाम्बी जिले की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। तो इस दीवार का निर्माण दोस्तों लगभग 2500 साल पहले हुआ होगा, तभी ये इस एनसीईआरटी की बुक में ऐसी चर्चा देखने को मिल रही दोस्तों। कर के बारे में पढ़ते थे, जो राजाओं द्वारा कर लिया जाता था, जो किसान लोग या गरीब व्यक्ति हुआ करते थे वो देते थे दोस्तों। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, ठीक दोस्तों, और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधन की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहार पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे दोस्तों। तो देखो, अब उन पर निर्भर न रह करके राजाओं ने कर लगा दिया कि आपको हर महीने हर साल इतनी रकम चुकाना होगा। तो कर किस रूप में था इसको देखते हैं। फसल पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। उस समय खेती बहुत ही लोग करते थे, तो सबसे महत्वपूर्ण कृषि कर हुआ करती थी दोस्तों। प्रायः उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। यानी कि जितना आपके पास होगा उसका 6 हिस्सा, 1/6 हिस्सा आपको देना पड़ता था। दूसरा, कारीगरों के ऊपर भी लगाए गए कर जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसा कि एक बुनकर, लोहार या सुनार, जो राजा के लिए 1 महीने में 1 दिन का काम करना पड़ता था। तो इस तरीके से कारीगरों का कर हुआ करता था दोस्तों। तो आपने 2 कर देखा, किसान का कर और कारीगरों का कर। पशुपालकों का कर किस तरीके से हुआ करता था, जानवरों या उसके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था, ठीक दोस्तों। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। तो इस तरीके से कर राजाओं द्वारा महाजनपदों के जो राजा हुआ करते थे वो वसूला करते थे। अब कृषि में परिवर्तन किस तरीके से हुआ इसको देखते हैं। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हाल ही के फाल, ठीक दोस्तों, हाल के फाल अब लोहे के बनाने जाने लगे थे। सॉरी दोस्तों, जो हल होता था खेत की जुताई के लिए, हल के फाल जो थे जिससे जुताई की जाती थी, वो अब लोहे के बनाए जाने लगे थे, जो बहुत साल पहले लकड़ी के हुआ करते थे। अब कठोर ज़मीन को लकड़ी की फाल की तुलना में लोहे की फाल से आसानी से जोता जा सकता था।
इसमें फसलों को उपज बढ़ गई। इस वजह से खेतों में फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उसका रोपण शुरू कर दिया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर कमकार करते थे। तो देखो दोस्तों, खेती में किस तरीके से परिवर्तन आया। पहले बहुत साल पहले लोग जब लोगों के पास हल हुआ करते थे और लकड़ी के हल हुआ करते थे, तो उससे कठोर मिट्टी की जुताई नहीं हो पाती थी। बाद में लोहे का आविष्कार हुआ और लोहे के हल बनाए गए, तो उससे कठोर मिट्टी की भी जुताई होने लगी। और उसके बाद जो धान की खेती होती थी, पहले धान ऐसे ही छींट दिया करते थे खेतों में, उसमें से बहुत से पौधे सूख जाते थे नहीं, और बहुत से धान के बीज नहीं उगते थे। लेकिन बाद में लोगों ने उसको पहले धान के पेड़ उगाए और उसको उगा करके, जैसे आज की खेती जिस तरीके से धान की होती है उस तरीके से खेती करना प्रारंभ किया। इससे मेहनत तो ज़रूर लगती थी, मेहनत और समय लगता था, लेकिन उपज बहुत बढ़ गई दोस्तों। इस तरीके से उन्होंने खेती का नया रूप विकसित किया। आगे देखते हैं सूक्ष्म निरीक्षण मगध का देखते हैं दोस्तों। मगध का सूक्ष्म निरीक्षण, मगध किस क्षेत्र में पड़ता है और इसकी विशेषताएं क्या होती है। मगध को ढूंढो। अभी आपने देखा दोस्तों, वैशाली के ठीक नीचे मगध आपको दिखा था मैप में। लगभग 200 सालों के भीतर, बहुत लंबा समय दोस्तों, 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी थी, क्योंकि यहाँ से महत्वपूर्ण नदियाँ बह रही थी दोस्तों, तो यहाँ की ज़मीन भी बहुत ही उपजाऊ हुआ करती थी। मगध का एक हिस्सा जंगल से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। तो देखो दोस्तों, कितना महत्वपूर्ण काम होता था। जो जंगलों में हाथियां पाई जाती थी, उन हाथियों को पकड़ते थे, उनको ट्रेनिंग देते थे ताकि वो युद्ध में राजा की सेना में शामिल हो सके और युद्ध में काम आ सके। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इन क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें, मजबूत औजार और हथियार बनाने के ये बहुत उपयोगी थे दोस्तों। तो देखो, और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ से प्राप्त हो रही हैं। तो मगध कितना महत्वपूर्ण है और मगध में क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं दोस्तों। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। तो मगध के 2 महत्वपूर्ण शासक दोस्तों, एक बिंबिसार है और दूसरा जो है दोस्तों अजातशत्रु। तो इसको देखो, बिंबिसार दोस्तों जो बहुत ही महत्वपूर्ण राजा और एक अजातशत्रु, 2 महत्वपूर्ण शासक हैं यहाँ के। ठीक, अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मानंद, ठीक दोस्तों, महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। ये भी मगध के क्षेत्र के ही थे। इन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। देखो तो इनका कहाँ तक फैला था दोस्तों, उत्तर पश्चिम तक अपना क्षेत्रफल फैला लिया था। बिहार में एक जगह है राजगृह, बिहार के राजगृह आधुनिक जो राजगीर के नाम से जाना जाता है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। तो मगध की राजधानी क्या थी दोस्तों, राजगीर, जो आज का वर्तमान जिला है वहाँ का, वो मगध की राजधानी रहा करती थी। और बाद में इसे पाटलिपुत्र में ला दिया गया, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बना दी गई, जो आज का पटना, जो वहाँ की बिहार की राजधानी है पटना। तो पहले वहाँ की राजगीर राजधानी हुआ करती थी मगध की, बाद में पाटलिपुत्र, और इस तरीके से दोस्तों जो आज की राजधानी वहाँ पे पाटलिपुत्र राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है, 2300 साल से अधिक पहले की बात है दोस्तों। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर, तो देखो दोस्तों, मेसिडोनिया का राजा सिकंदर भी आया है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर जो है विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह
मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में भी आ गया दोस्तों। सिकंदर कितना शक्तिशाली राजा रहा होगा दोस्तों, जो मिस्र को जीतते हुए पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को भी जीत लिया और ये भारतीय उपमहाद्वीप में आ गया। और आया कहाँ दोस्तों, ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। और ब्यास नदी कहाँ पड़ती है दोस्तों, ये उत्तर भारत में, ये पंजाब के क्षेत्र में ब्यास नदी पड़ती है। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ, हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। देखो दोस्तों, जो मगध के शासक थे वो कितने शक्तिशाली रहे होंगे कि सिकंदर जैसे राजा की सेना जो है इनसे डरती थी, और सिकंदर की सेना ने मना कर दिया कि नहीं, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आगे देखते हैं वज्जी के बारे में देखते हैं दोस्तों। जैसा कि तुमने पूरा ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही एक वज्जी राज्य था दोस्तों। मगध के पास में एक वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी, और जो कि वैशाली आज भी बिहार में है दोस्तों। तो वैशाली राजधानी कहाँ की थी, वज्जी की थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गड़या संघ के नाम से जाना जाता था, गड़या संघ कहते थे। अब यहाँ पे गढ़ का मतलब और संघ का मतलब देखते हैं दोस्तों। गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था, जो आज भी कहते हैं। और संघ अर्थात संगठन का सभा दोस्तों। गड़या संघ में कई शासक थे या कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। देखो दोस्तों, जो इसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कामकार यानी काम करने वाले इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। देखो दोस्तों, स्त्रियों को, दासों को और काम करने वालों को इनकी सभाओं में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं थी दोस्तों। बुद्ध तथा महावीर जिनके बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे, दोनों ही गण संघ से संबंधित हैं। देखो दोस्तों, बुद्ध और महावीर दोनों गण राज्य से संबंध रख रहे हैं। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं वज्जी संघ का एक वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इनमें बुद्ध की कई व्याख्यान दिए गए हैं। इसे करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। देखो दोस्तों, कितना महत्वपूर्ण है। वज्जी का जो वर्णन है वो कहाँ से लिया गया है और कितना महत्वपूर्ण है। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्ज संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को युद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। वो बुद्ध के पास दोस्तों सलाह के लिए भेजा अपने मंत्री को। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्ज सभाएं नियमित रूप से होती हैं। जो वज्ज की सभाएं होती थी दोस्तों, बुद्ध ने पूछा कि क्या वे सभाएं नियमित रूप से होती हैं या नहीं होती, तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्रवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे सभाओं में पूर्ण रूप से आते रहेंगे। तो देखो दोस्तों, क्या है आगे, वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये किसने कहा? महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये सारे काम जब तक ये वज्र के लोग करते रहेंगे, तब तक जो है दोस्तों, ये जो है कभी फेल नहीं होंगे, तब तक ये विकास करते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और आने या जाने वाले को
कोई रोक नहीं लगाएंगे, यानी आने जाने वालों पर किसी प्रकार की रोक भी नहीं लगाई जाएगी। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से महात्मा बुद्ध ने एक विचार प्रस्तुत किया और बताया कि ये सब आप जब तक करते रहेंगे तब तक आप लोग विकास के पथ पर चलते रहेंगे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त वंश ने गढ़ एवं संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। तो दोस्तों, इतना शक्तिशाली क्षेत्र होने के बावजूद इस पे अपना शासन कौन किया दोस्तों? गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर लिया। तो गुप्त शासक इनसे मजबूत रहा होगा, तभी इसने जो है दोस्तों इसको जीतकर अपने शासन में मिला लिया। अब अन्यत्र दोस्तों, अन्यत्र के बारे में देखते हैं क्या है इसमें। अपने एटलस में यूनार और एथेंस को ढूंढो दोस्तों। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की थी। एथेंस के लोगों ने, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहा जाता है। तो देखो दोस्तों, जो उन्होंने शासन बनाए थे, शासन प्रणाली व्यवस्था बनाई थी, उन्हें क्या कहते हैं? प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली, जिसमें 30 साल के ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। तो नागरिकता किसे प्राप्त थी? यहाँ पे 2 कंडीशन मिलती है दोस्तों। जो 30 साल के ऊपर हों और पुरुष हों, उनको नागरिकता प्राप्त थी और वो दास नहीं हों। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी दोस्तों। तो जो सभा होती थी साल भर में, यानी कि एक साल में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग लेते थे। शासक के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा लगाई जाती थी, लॉटरियों द्वारा मतलब उनकी नियुक्ति की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिला था। ये महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, उस समय औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिला था। और ये कहाँ की है? यूनान और एथेंस की घटना है दोस्तों, जहाँ पे उस समय औरतों और नागरिकों को अधिकार नहीं हुआ करता था। व्यापारियों और तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक या नागरिकता का अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानें, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिकता का अधिकार नहीं था। देखो दोस्तों, इनको भी नागरिकता का अधिकार नहीं था। तो इस तरीके से दोस्तों एनसीईआरटी की इस बुक में जो भी कंटेंट थे और जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको मैं बताया, लाइन बाय लाइन पढ़ के बताया, और ये समाप्त होता है दोस्तों। अब इसमें जो महत्वपूर्ण उपयोगी शब्द थे उसको देखते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण शब्द हमें इस चैप्टर में मिले थे दोस्तों। इसमें राजा मिला था आपको, अश्वमेध यज्ञ जो था, वर्ण व्यवस्था के बारे में देखा। तो ये महत्वपूर्ण शब्द भी हैं दोस्तों, और इसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा भी। तो राजा के बारे में पढ़ा, अश्वमेध यज्ञ के बारे में पढ़ा दोस्तों, वर्ण के बारे में पढ़ा, वर्ण क्या होते हैं, 4 वर्ण है। जनपद क्या होते हैं, जनपद के बारे में पढ़ा। महाजनपद क्या होती हैं, किलेबंदी क्यों होती है, किलेबंदी कहाँ हुई थी। सेना के बारे में पढ़ा, कर के बारे में पढ़ा, जो महाजनपदों के द्वारा कर लगाया गया था। पौधारोपण के बारे में पढ़ा, इससे क्या फ़ायदा होता है। गढ़ एवं संघ के बारे में पढ़ा दोस्तों, जो कौशाम्बी के क्षेत्र में लागू था। और प्रजातंत्र के बारे में भी पढ़ा। अब इसमें पढ़ते हैं महत्वपूर्ण तिथियाँ क्या क्या है दोस्तों। महत्वपूर्ण तिथियों को देख लेते हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण तिथियाँ थी इस चैप्टर में। तो नए शासक जो लगभग 3000 साल पहले आए, इसके बारे में देखा। महाजनपद दोस्तों, ये भी लगभग 3000 साल पहले। और सिकंदर का आक्रमण जो था दीर्घ निकाय का लेखन से मिलता है, जो लगभग 2300 साल पहले था। गण या संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले हुआ। और ये किसके द्वारा हुआ दोस्तों? जो राजा ने जीता था उस राजा का नाम देखो, गुप्त शासकों के द्वारा गण और संघ पर विजय प्राप्त किया गया था। इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। तो आज एनसीईआरटी बुक की इस सीरीज में हमने हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर
5th 6 क्लास की हिस्ट्री समाप्त की दोस्तों। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।